सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कोलरिच का क्रिटिसिज्म कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्रिटिसिज्म। सो जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन रखा है कोलरिच का। Samuel Taylor Coleridge was an English poet, literary critic, philosopher and theologian who was a founder of romantic movement in England। हम सबको पता है जो रोमांटिक मूवमेंट थी वो दो लोगों ने बेसिकली वेलकम किया था उसको इंग्लैंड में। पहले थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे थे हमारे सैमुअल टेलर कोलरिज। ठीक है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ही वॉज वन ऑफ द टू पीपल हु वेलकम द रोमांटिक एज। नाउ वर्ड्सवर्थ फोकस्ड ऑन नेचर एंड कोलरिज फोकस्ड ऑन सुपर नेचुरलिज्म। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस सुपर नेचुरलिज्म एंड व्हाई कोलरिज इज ऑफन एसोसिएटेड विद सुपर नेचुरलिज्म एज आई प्रॉमिस्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑफ वर्ड्सवर्थ। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, लिरिकल बैलेड्स कंसिस्टेड ऑफ 23 पोएम्स। इन टोटल कितने पोएम्स थे लिरिकल बैलेड्स में? 23, जिसमें से 19 वेयर बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 वेयर बाय कोलरिज। पहला पोएम जो था इस कलेक्शन का वो था द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर और लास्ट वाला था टिंटन एबे। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि मैं अचानक लिरिकल बैलेड्स की बात क्यों कर रही हूँ। यही बुक है जहाँ से रोमांटिक एज शुरू होता है, तो हमें इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बायोग्राफिया लिटरेरिया भी पढ़ रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें इस बुक को पढ़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू बिगिन विद द क्रिटिसिज्म। अच्छा, उसके बाद फ्रांसिस जेफरी इन हिज 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria grouped the following poets together as Lake School of Poets। किस को लेक स्कूल ऑफ पोएट्स कहा था जेफरी ने? वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सदे को कहा था। बहुत पॉजिटिवली टर्म यूज़ नहीं किया गया था। इन अ सेंस आप बोल सकते हैं कि ये नेगेटिवली यूज़ किया गया एक टर्म था, लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के रिएक्शन में जो रिव्यू लिखा था फ्रांसिस जेफरी में, उसने उस वर्क में जेफरी ने इस चीज़ की बात की है। ठीक है, लेक स्कूल कहा है उनको, लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। नाउ कोलरिज ऑल्सो शेयर्ड वॉल्यूम्स एंड कोलैबोरेटेड विद चार्ल्स लैम्ब, रॉबर्ट सदे एंड चार्ल्स लॉयड। इसमें अलग से कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, सिंपल एक स्टेटमेंट है, कोलरिज कोलैबोरेटेड विद दिस पीपल। अच्छा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया। बिफोर वी बिगिन विद बायोग्राफिया लिटरेरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये बायोग्राफिया लिटरेरिया, कहाँ से आ रहा है ये बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये हमें जानने की जरूरत है, राइट। सो सैमुअल टेलर कोलरिज ओरिजिनली इंटेंडेड बायोग्राफिया लिटरेरिया टू सर्व एज अ प्रीफेस टू हिज पोएट्री कलेक्शन सिबिलिन लीव्स। ये जो इसकी पोएट्री कलेक्शन थी सिबिलिन लीव्स, कोलरिज को चाहिए था कि उसी के इंट्रोडक्शन में वो प्रीफेस को एज अ प्रीफेस ऐड कर दे बायोग्राफिया लिटरेरिया को, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने किया था इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, जहाँ पे उन्होंने प्रीफेस को ऐड किया था। लेकिन लेंथ इतनी बड़ी हो जाती है बाद में जाके दैट ही हैज़ टू publish it in the form of a book separately named Biographia Literaria, right? So the two works were initially planned as a single combined volume with Biographia Literaria acting as an introduction to explain his poetic principles and style। इसमें कोलरिज ने क्या बात की है? अपनी प्रिंसिपल्स, अपनी स्टाइल्स, अपनी पोएटिक तौर तरीकों के बारे में बात किया है, ठीक उसी तरह जैसे वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स में किया था। ठीक है, अब गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस, ये एक PYQ है। आई थॉट कि यहाँ लगाना इसको सही है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। ऑब्वियसली गुड सेंस तो ज़रूरी है पोएटिक जीनियस के लिए। नाउ कुछ 4 टर्म्स आएंगे यहाँ पे आपके पास, फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। नाउ फैंसी और इमेजिनेशन जो है ये दे डिफरेंट काइंड, एंड प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन डिफरेंट डिग्री। अब स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है ये काइंड क्या है, डिग्री क्या है, आज हम सिंप्लीफाई करके छोड़ेंगे इसको, राइट। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फीवर और हेडेक आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलनेस। ठीक है, ये काइंड का डिफरेंस है। और अगर किसी को 100 बुखार है और 103 बुखार है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ डिग्री। तो जो काइंड का डिफरेंस है, ये हेडेक और फीवर वाला डिफरेंस है, ये हमें देखने को मिलता है फैंसी और इमेजिनेशन में, जहाँ पे काइंड का डिफरेंस हो जाता है। और डिग्री वाला जो डिफरेंस है, जो मैंने आपको बताया 100 डिग्री एंड 103 डिग्री, जहाँ पे दोनों में बुखार है लेकिन किसी में बुखार ज़्यादा और किसी में बुखार कम है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। एक थोड़ा ज़्यादा इंटेंस है, एक थोड़ा कम इंटेंस है, राइट। अभी के लिए इतना समझ के रखो, वीडियो कंप्लीट होते होते आई प्रॉमिस आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर कोलरिज फैंसी इज द ड्रेपरी ऑफ पोएटिक जीनियस।
फैंसी ऊपर ही पोएटिक जीनियस का दिखावा है, बट इमेजिनेशन इज इट्स वेरी सोल विच फॉर्म्स ऑल इनटू वन ग्रेसफुल एंड इंटेलिजेंट होल। लेकिन इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन एक ऐसी आप कह सकते हो टेक्निक है या पावर है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक साथ आके मेल्ट होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म वन ग्रेसफुल एंड इंटेलेक्चुअल होल। ठीक है, ये डेफिनेशन देख के रखो। अभी हम फैंसी और इमेजिनेशन को डीप में पढ़ने वाले हैं। सो एज यू कैन सी आई हैव चेंज द स्लाइड। फैंसी चैप्टर 4 में Coleridge has talked about fancy. Now, fancy is defined by Coleridge as fixities and definites. Now, fixities और definites क्या है? फिक्स और डेफिनाइट मतलब वो है जो अनचेंजेबल है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये जो है फैंसी जो है, इट रेफर्स टू द फिक्स्ड एंड ऑलरेडी फॉर्म ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेप्शन एंड मेमोरी दैट द माइंड रिसीव्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। एक ऐसा परसेप्शन जो वर्ल्ड को आउटसाइड वर्ल्ड, जो आपके ब्रेन को आउटसाइड वर्ल्ड से मिल रहा है, जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। जैसे आपने सीखा है आप उसको वैसे ही देखोगे। इसमें आप अपना कोई क्रिटिकल इंसाइट ऐड नहीं करोगे, आप अपना कोई पर्सपेक्टिव ऐड नहीं करोगे। जो पर्सपेक्टिव आपने सीखा है आप उसी को लेके आगे बढ़ जाओगे, वो होता है फैंसी। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है। देखिए, द पोएट डेकोरेट्स द एंटायर आइडिया इज वेरी ऑर्नामेंटल। यहाँ पे क्या करता है? द पोएट डेकोरेट्स, सिंपली द पोएट इज डेकोरेटिंग, उसके अलावा कुछ नहीं है। इट इज एज इफ पोएट इज डेकोरेटिंग। डेकोरेट मतलब क्या? कुछ चीज़ों को एक साथ लाकर जोड़ देना। एंड दिस इज अ वेरी ऑर्नामेंटल आइडिया, सजावटी आइडिया है ना, ऑर्नामेंटल आइडिया। इट इज़ अ मैकेनिकल मिक्सचर। मैकेनिकल मिक्सचर कैसे? हम सारे पार्ट्स को एक जगह जोड़ देते हैं टू फॉर्म अ होल। वो पार्ट, एक पार्ट के अंदर दूसरा पार्ट घुसता नहीं है, पार्ट सेपरेट ही होता है, लेकिन दे फॉर्म समथिंग न्यू। लेकिन उनका अलग से अपना कोई, आप नहीं बोल सकते कि दे आर मर्जिंग इनटू वन अनदर टू फॉर्म समथिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सा एक चीज़ है फैंसी। द इमेजेस आर सिंपली प्लेस्ड साइड बाय साइड, एक के बगल में दूसरे को बैठा दिया। दे डू नॉट क्रिएट अ न्यू इमोशनल और सिम्बॉलिक रियलिटी, कोई नई रियलिटी फॉर्म नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुबला खान का एग्जाम्पल ये मैंने लिया है, कोलरिज ने नहीं लिया ये एग्जाम्पल। आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू पीपल। सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round and there were gardens bright and sinners rills. So यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें कोलरिज ने एक साथ रख के ही इज जस्ट सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग द प्रीमाइस ऑफ द पोएट्री। यहाँ पे कोई चीज़ एक में दूसरा मर्ज नहीं हो रहा है कुछ नया फॉर्म करने के लिए। जस्ट एक आप देख सकते हो, गार्डन है, सिनर्स रिल्स है, टावर्स आपको दिख रहे हैं, फर्टाइल ग्राउंड दिख रहा है, बस हर एक चीज़ साइड बाय साइड प्लेस की गई है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फैंसी इज़। अगर आपको समझ में ना आया हो, वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, श्योर शॉर्टली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज इमेजिनेशन। नाउ व्हाट इज इमेजिनेशन? ये चैप्टर 4 में बात किया गया। आपको ये याद रखना है, जब फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन के साथ डील करते हैं ना कोलरिज, ही टॉक्स अबाउट दिस इन चैप्टर 4। लेकिन जब प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करेंगे तो वो चैप्टर 13 में होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जब फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन हो रहा है वो चैप्टर 4 में, प्राइमरी इमेजिनेशन वर्सेस सेकेंडरी इमेजिनेशन कहाँ हो रहा है? चैप्टर 13 में। ओके, सो इमेजिनेशन देखते हैं हम क्या है। इन बायोग्राफिया लिटरेरिया, Coleridge defines the imagination as the faculty by which the soul perceives the spiritual unity of the universe. मतलब सारी चीज़ें एक जगह आके it is as if unifying the universe, राइट एक ऐसी फैकल्टी जो जहाँ यूनिवर्स के बहुत सारे एलिमेंट्स को एक जगह लेके आके इट इज़ मेल्टिंग एवरीथिंग टू फॉर्म अ सिंगल न्यू थिंग, राइट जो आपको इमोशनली थोड़ा सा ड्रॉ कर दे, जो आपके लिए कोई नई रियलिटी क्रिएट कर दे। सो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है? द पोएट ट्रांसफॉर्म्स रियलिटी, क्योंकि पोएट एक नई रियलिटी फॉर्म कर रहा है टेकिंग दोज थिंग्स, क्योंकि इमेजिनेशन है ना ग्रेटर फैकल्टी देन इज अ ग्रेटर फैकल्टी देन फैंसी, राइट इट इज़ अ क्रिएटिव एलिमेंट। Images melt into one another forming a new beginning. Imagination creates a new emotional और symbolic reality. So आपको इन दोनों के बीच में होपफुली समझ में आ गया होगा डिफरेंस। नाउ एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover. Now आपको ये समझना पड़ेगा कि I have also taken this example for कुबला खान from कुबला खान, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। एक ही पोएम में दोनों चीज़ें जब आप देखते हो ना तो ईजी थिंग्स बिकम मोर ईजियर। सो अ सैवेज प्लेस होली एंड एन्चेंटेड, एक ही जगह है जो होली भी है और एन्चेंटेड भी है। एज अवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड, जहाँ पे बाई वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, मून का भी एक सेटिंग है और वुमेन इज वेलिंग फॉर डीमन लवर, लेकिन ये साइड बाय साइड रखी हुई चीज़ें नहीं है।
दिस इमेज together creates a feeling of mysticism, creates a feeling of mystery for the reader. नई रियलिटी क्रिएट हो रही है, इमोशनल सिम्बॉलिक रियलिटी क्रिएट हो रही है, where the reader forgets the outside world and is immersed into this thing of poetry. This is what imagination is. I hope this is clear now, right? उसके बाद क्या है, प्राइमरी इमेजिनेशन. आप ये प्राइमरी इमेजिनेशन की भी, जैसे मैंने फैंसी और इमेजिनेशन की साइड बाय साइड पॉइंट्स बिठाई थी, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए, सेम मैंने प्राइमरी के केस में किया है. बहुत सिंपल है, देखो. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस बाय डिफॉल्ट. प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट. इट इज़ नेचुरल, ब्लेस्ड एंड डिवाइन थिंग. इट इज़ प्रेजेंट अनकॉन्शियसली, क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट होती है, अनकॉन्शियसली प्रेजेंट होती है, राइट. आप किसी चीज़ को अगर परसीव कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. अगर आप देख रहे हो टेबल पे एक पेन पड़ी हुई है, आपको दिख रही है ना, पड़ी है, नेचुरल ब्लेस्ड डिवाइन थिंग है, और अनकॉन्शियसली आपको पता है कि पेन यहाँ पे पड़ी हुई है. लिविंग पावर है और प्राइम एजेंट है. आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, ये राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर से ली गई. अगर मैंने ली है, कोलरिज ने इसके बारे में कोई बात नहीं की अपने वर्क में. एंड आइस मैस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाई एज ग्रीन एज एमराल्ड. मतलब एक आइस का टुकड़ा पास आ रहा था, उसको देख के लगा कि एमराल्ड है. इसमें कोई पोएटिक जीनियस नहीं है, सिंपल एक लाइन है, प्राइमरी इमेजिनेशन वाली लाइन है, जहाँ सेंसेस अगर अवेकन हो तो ही इंसान को समझ में आ जाए कि क्या ये. इसमें बहुत ज़्यादा कोई पोएटिक जीनियसनेस नहीं है इस लाइन, राइट. हियर ओनली आइस आर रिक्वायर्ड. आइस, आँखों की बातें हो रही है. आइज आर रिक्वायर्ड, दैट इज द सेंस इज सफिशिएंट, नो अदर फैकल्टी इज रिक्वायर्ड. कोई आपको एक्स्ट्रा क्रिएटिव स्किल डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप जो सेंस से परसीव कर रहे हो आप उसी को बोल रहे हो. नाउ अ रिपीटेशन इन a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am. So एक finite चीज़ infinite world में, that is the primary imagination. एक finite चीज़ रिपीटेशन इन द फाइनाइट माइंड, अपने फाइनाइट माइंड में, मतलब आपका दिमाग जितना समझ सकता है, फाइनाइट माइंड, बिकॉज दिस इज प्राइमरी इमेजिनेशन. हम सबकी इमेजिनेशन एक लेवल तक लिमिटेड है. जो पोएट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो क्रिएट करने, जो आर्टिस्टिकली क्रिएशन की फील्ड में होते हैं, उनकी इमेजिनेशन इज नॉट फाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट. बट फॉर अस द इमेजिनेशन इज फाइनाइट माइंड, ठीक है. और एटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन जो इनफाइनाइट है, उसको बस हम इसी तरह से समझ सकते हैं इन प्राइमरी इमेजिनेशन. फॉर कोलरिज आवर पावर टू परसीव सिम्बल्स क्लीन फ्रॉम द वर्ल्ड अबाउट अस इज रिलेटेड टू दिस कैटेगरी. दिस इज वॉट प्राइमरी इमेजिनेशन इज. जब कोलरिज बात करते हैं ना प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में, दिस इज द डेफिनेशन दैट ही गिव्स टू अस. और फॉर कोलरिज आवर पावर टू परसीव सिम्बल्स gleaned from the world about us is related to this category. हमारा power to perceive the world around us falls in this category according to Coleridge. Simple, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है. उसके बाद क्या, सेकेंडरी इमेजिनेशन. नॉट प्रेजेंट इन ऑल, नॉट प्रेजेंट बाई डिफॉल्ट. पीपल हैव टू पुट a high effort in order to acquire it. Obviously अगर आपको पोएट बनना है तो पहले आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, उसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा, बहुत मेहनत है. आफ्टर यू पुट हाई अमाउंट ऑफ एफर्ट इन इट, तब जाके कहीं चांस है कि आप शायद पोएट बन जाओ, ठीक है. इट इज़ प्रेजेंट विथ कॉन्शियसनेस. बहुत मेहनत के बाद, मेहनत करने के बाद ये एक स्किल है जो आपके अंदर आती है. सो इट इज़ प्रेजेंट विथ कॉन्शियसनेस. इट इज़ एन इको ऑफ द फॉर्मर को एग्जिस्टिंग विथ कॉन्शियस विल. फॉर्मर का इको है, मतलब प्राइमरी इमेजिनेशन का ही इको है, लेकिन कॉन्शियस विल के साथ आता है, तो ये सेकेंडरी इमेजिनेशन हो जाता है. लाइक इफ आई वांट टू सी समथिंग, इफ आई वांट टू राइट समथिंग, तो मुझे तो पता है कि मुझे लिखना है ये चीज़. प्राइमरी इमेजिनेशन में क्या होता है, आई सी एंड आई स्टॉप. लेकिन जब उसको एक लेवल अप ले जाना है, कॉन्शियसली लिखना है, तो वो सेकेंडरी इमेजिनेशन के कैटेगरी में आ जाता है. एंड इस वेरीज इन डिग्री, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिग्री वाला चीज़ एक्सप्लेन कर दिया. नाउ एग्जाम्पल, एट लेंथ डिड कम एन एल्बेट्रॉस, वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम. भगवान के नाम पे हमने एल्बेट्रॉस को हेल किया. नाउ दिस थिंग वेयर आई कंपेयर अ बर्ड विथ गॉड, दिस इज़ अ क्रिएटिव थिंग, और ये प्राइमरी इमेजिनेशन में नहीं हो सकता. यू नीड टू हैव सेकेंडरी इमेजिनेशन, यू नीड टू हैव दो स्किल्स, देन ओनली आप एक बर्ड को गॉड के साथ कंपेयर कर सकते हो, राइट. ये भी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से ही लिया है एग्जाम्पल. सो हियर आर्टिस्टिक सेंस इज रिक्वायर्ड एज द बर्ड इज कंपेयर टू गॉड, विच इज अक्वायर्ड थ्रू इमेजिनेशन. Coleridge's statement that imagination dissolves, diffuses and dissipates in order to recreate, मतलब क्या है, कोलरिज के हिसाब से
थिंग्स व्हेन डिसॉल्व एक में घुल जाते हैं, डिफ्यूज स्प्रेड कर जाते हैं और डिसिपिएट गायब हो जाते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, दो अलग अलग केमिकल मिलाते हो तो तीसरा कुछ बन के निकलता है, वो दोनों अपनी एग्जिस्टेंस खो देते हैं और कुछ नई तीसरी चीज़ को के एग्जिस्टेंस को वेलकम करते हैं। That is what secondary imagination is. You need to take elements and the elements literally need to combine so well together कि वो अपना अस्तित्व खो दे और नया ऐसा कुछ बना डाले जहाँ पे वो इतना ब्यूटीफाई हो जाए कि ओरिजिनल चीज़ें तो गायब हो जाए लेकिन नया जो निकले वो बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन हो। दिस इज़ व्हाट सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ ऑल अबाउट, राइट। इसके बाद कुछ टर्म है जो शायद मैं नहीं भी बताती तो चलता, बट एग्ज़ाम में आता है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है, तो आई थॉट दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू पीपल दिस थिंग्स एज वेल। सो या, एसएम प्लास्टिक, पहले तो इसका आप नोमेनक्लेचर देख लो। एस मतलब इनटू, हेन मतलब वन, प्लास्टिकोस मतलब टू मोल्ड, मतलब जब बहुत सारी चीज़ों को मैं एक में डाल दूँ, that is what SM plastic is. When I bring all things together to mold them into one, that is what SM plastic is. The meaning conveyed in such a sentence is the process of someone, most likely a poet, taking images, words and emotions from one number of realms of human endeavor and thought and unifying them all into a single work. बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को मैंने उठाया, सबको एक जगह डाला और वो यूनिफाइंग फोर्स बन गया। दैट इज़ वॉट SM प्लास्टिक इज। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इन द ओपनिंग लाइन्स कोलरिच कॉम्बाइंस डिस्परेट इमेजेस ऑफ रूरल, अ मिथिकल लैंडस्केप एंड अ सनलेस सी टू क्रिएट अ यूनिफाइड सिम्बॉलिक होल। ये जो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है लेकिन दूसरे सेंस में, कुबला खान से ही लिया गया ये। व्हाट डज कोलरिच डू इन द बिगनिंग ऑफ कुबला खान, वो इमेजेस को ले रहे हैं किसके, रूलर, मिथिकल लैंडस्केप एंड सनलेस सी, तीनों को एक जगह लिया, यूनिफाई कर दिया टू फॉर्म अ सिम्बॉलिक होल, मतलब एज इफ ऑल दिस थिंग्स बिलोंग टू द सेम प्लेस। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ना, रूलर है, एक मिथिकल लैंडस्केप है और सनलेस सी है, तीनों बहुत अलग चीज़ है, लेकिन ही ब्रिंग्स ऑल दोस टुगेदर इन अ पोजिशन ऑफ हार्मनी टू फॉर्म अ यूनिफाइड होल, यूनिफाइड सिम्बॉलिक होल। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बहुत सिमिलर लग रहे होंगे ये चीज़ें आपको, लेकिन ये डिफरेंट है, अलग है। वीडियो 2-3 बार देखना, आप यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट ऑल दिस थिंग्स, आपको समझ में आ जाएगा कि अलग कैसे करना है इन चीज़ों को। सेम चीज़ नहीं है, अलग चीज़ है, ठीक है। आप फिर से एक बार वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार में समझ ना आ रहा हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये तो टर्म देखो आप, व्हाट इज़ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जब मैं विलिंगली अपने आप को सस्पेंड कर दूँ डिसबिलीफ में, मतलब मुझे पता है कि ये डिसबिलीफ ऐसा नहीं हो सकता, बट आई विलिंगली सरेंडर माई सेल्फ इन दैट जोन, उसको बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। फॉर इंस्टेंस, जो आपने अगर रेम ऑफ द एंशियंट मरीनर पढ़ा होगा, आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जहाँ पे जो मैरिनर्स हैं मर जाते हैं, दे आर डिवाइनली ब्लेस्ड, मरने के बाद भी एज इफ देयर सोल्स आर वॉकिंग फ्रॉम वन बोट टू अनदर, ऐसा एक सीक्वेंस है उसमें, ठीक है, बीच में। नाउ ये जो सीक्वेंस है ना, दिस इज समथिंग जो हमें पता है नहीं हो सकता, नेकेड आई से तो नहीं देख सकता कोई इसको, लेकिन द मोमेंट व्हेन यू आर रीडिंग इट, आप एक बार भी उसको डाउट नहीं करते हो। इट इज़ एज इफ यू एक्सेप्ट whatever is written by Coleridge, you don't doubt it. Even Kubla Khan के end में when he is saying that I'll build a dome with my lines of poetry, ऐसा कुछ जिसको देख के humanity will be in fear, आपको पता है this is not possible, but you somewhere start imagining that dome. So this is willing suspension of disbelief. आपको पता है नहीं होगा, disbelief है ना, आपको पता है नहीं होगा, but you willingly suspend yourself to that entire idea and you somewhere accept it. That is what willing suspension of disbelief is. राइट। सो ये भी चैप्टर 14 में बात किया गया, SM प्लास्टिक तो चैप्टर 13 में किया गया है, आपने देख लिया। लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, वर्ड्सवर्थ ने बोला था, जो मैंने आपको वर्ड्सवर्थ के वीडियो में पढ़ाया भी है क्रिटिसिज्म में, कि बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता पोएट्री में और प्रोज में, क्योंकि दोनों सेम टॉपिक के साथ डील कर रहे हैं, अरेंजमेंट बस अलग है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ दोनों का तो इमोशनल डेप्थ सेम है, क्रिएटिव कैपेबिलिटी सेम है, क्रिएटिव डेप्थ सेम है, तो आप दोनों को इसलिए सिर्फ अलग नहीं कर सकते कि एक स्ट्रक्चर अलग है दोनों का। बट कोलरिज इसके साथ एग्री नहीं करते। कोलरिज बोलते
बोलते हैं देयर इज एंड देयर ऑट टू बी एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। तो कोलरिज क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और होना भी चाहिए। नाउ कोलरिज आर्ग्यूड इन बायोग्राफी लिटरेरी दैट एन एसेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट्स बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज बिकॉज पोएट्री यूजेस मीटर। कोलरिज के हिसाब से दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? पोएट्री मीटर को यूज करता है विच इज एन ऑर्गेनिक नॉट जस्ट डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द वर्क दैट डिमांड्स अ स्पेशलाइज्ड इमेजिनेटिव अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कोलरिज के हिसाब से सबकी बस की नहीं है किसी चीज़ को इतने अच्छे से अरेंज करना इन रिदमिक फॉर्म। दिस नीड्स अ सेपरेट एक्सेप्शनल टैलेंट। He refuted Wordsworth's claim of identity, arguing that metrical composition requires different language, syntax, and higher passion than common prose. कोलरिज के हिसाब से प्रोज कॉमन प्रोज लिखना बहुत ईजी है, लेकिन इफ़ यू वांट टू राइट अ पोएट्री आपको ना बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी टैलेंट ज़्यादा होनी चाहिए प्रोज लिखने से। अगर कोई प्रोज लिख रहा है, पोएट्री लिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कोलरिज द पर्सन हु इज राइटिंग पोएट्री इज मोर टैलेंटेड। क्यों? वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है, जो सिंटैक्स यूज़ किया गया है, उसके लिए एक पैशन की ज़रूरत है जो सबके बस की नहीं है, जो सब नहीं कर सकते, राइट। और उसके साथ ही साथ कोलरिज इज ऑल्सो ऑफ एन ओपिनियन कि ये मीटर यूज़ करना, ये राइमिंग कैपेसिटी को डालना, इसमें सब नहीं कर सकते इसको। इसके लिए जब एक स्पेशलाइज्ड इसके लिए जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, इमेजिनेटिव कैपेबिलिटी हो, वर्ड्स को अरेंज करना जिसको आता हो, मीटर में बैठाना जिसको आता हो, दैट पर्सन ओनली कैन डू दिस। सो according to Coleridge, writing poetry is a thing of higher imaginative thing compared to prose. Rhyme के बारे में they have not said much, लेकिन या मीटर राइम नहीं, मीटर इज समथिंग जो इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी ट्रेंड तभी आ सकता है, वरना नहीं आएगा। और इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव, वेरी इमेजिनेटिव, वही तभी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट दिस क्रिटिसिज्म वॉज, दिस इज़ वॉट और दिस इज़ ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर रिगार्डिंग कोलरिज। और इसके साथ ही साथ let me check if I have missed anything. No, I have not. I have covered everything. साथ ही साथ मैंने UGC नेट भी क्लियर किया है, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो कैसे आपको नोट्स बनानी है, डिजिटल नोट्स कैसे बनानी है, पेपर 1 पेपर 2 की नोट्स कैसे बनानी है, सब मैंने अपने चैनल पे डिटेल में वीडियोस बना के रखी है, आप देख सकते हो। साथ ही साथ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ BA और MA ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू कैन चेक द वीडियोस जहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग पैटर्न बताई है। मेरे खुद के मार्क्स BA के बहुत अच्छे थे, तो मैंने आंसर्स कैसे लिखे थे, सो दैट यू कैन स्कोर वेल। ओके, सो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने वीडियो में बताई है, मेक श्योर कि आप लोग उसको देखें, राइट। सो या, थैंक यू एंड बाय।